नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अवैध तरीके से लगाए गए लाउड स्पीकर को हटवाने को लेकर गृह विभाग सख्त हो गया है। सभी थानाध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी गई है। 30 अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। कार्रवाई की रिपोर्ट, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जितने भी धार्मिक जगहें हैं, धार्मिक स्थान हैं, वहां पर अभी तक जो लाउड स्पीकर लगे हैं वो भी इजाजत के बाद वो लगे रहेंगी, लेकिन नई लाउड स्पीकर नई जगहों पर नहीं लगेंगी। और इस मामले में अब देखिए रिपोर्ट तलब की गई है। अगली खबर कानपुर से, जहां पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। ईपीएफओ के कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है। रिश्वत लेने का यह मामला है। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था और सीबीआई की टीम अब पूछताछ कर रही है। तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। ईपीएफओ पर कार्रवाई, अब पूछताछ कर रही है सीबीआई। रिश्वत लेने का यह मामला है। दिल्ली में हिंसा क्यों हुई, दोषी कौन है, अभी जांच पड़ताल जारी है। कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन धर्म की ओर से सियासत थम नहीं रही है। और इस बीच हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक नई थ्योरी पेश की है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन जो पहुंचे थे दिल्ली भी, उनके मुताबिक देश में हिंसा की साजिश की जा रही है। हर जगह एक ही पैटर्न पर मुस्लिम समाज को भड़काया जा रहा है। दिल्ली में भी यही हुआ। धार्मिक जुलूसों में हथियारों की नुमाइश हो रही है। ये समाजवादी पार्टी के एसटी हसन की तरफ से कहा गया है। देश के हालात बिगाड़ने की साजिशें हो रही है। 7-8 जगहों पे एक ही पैटर्न के ऊपर फसाद के कार्रवाई करी गई, दंगा भड़काने की कोशिश की गई। धार्मिक जुलूसों के अंदर हथियारों का प्रदर्शन, लाठी डंडे, पिस्टल, कट्टे ले आने का क्या औचित्य है। सब जगह यही शिकायत हुई। मुरादाबाद में भी यही हुआ। जब हथियारों का प्रदर्शन मस्जिद के आगे किया गया, अपशब्द बोले गए, दिल आज़ारी की गई, तो फिर आपस में टकराव पैदा हुआ। और अमित, अब बात कर लेते हैं यूपी की सियासत की, जो पिछले कुछ दिनों से आजम खां के इर्द गिर्द ही घूम रही है और 360 डिग्री घूम गई है सियासत। उत्तर प्रदेश चुनाव में जेल में बंद आजम खां का जिक्र तक नहीं था, लेकिन वो आजम अब सबके लिए जरूरी हो गए हैं। राजनीति के तमाम रास्ते सीतापुर जेल की तरफ मुड़ गए हैं। 4 तस्वीरों से समझिए उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खां की अहमियत कितनी बढ़ गई है। और एक सवाल भी कि क्या आजम खां समाजवादी पार्टी को झटका देने वाले हैं, क्योंकि आजम खां को शिवपाल से मुलाकात से इनकार नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम से भी मुलाकात कर ली उन्होंने, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात से इनकार कर दिया। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में कोई बदलाव देखने को आपको मिले, लेकिन ये वक्त आने पर। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब बदलने वाली है राजनीति की धारा। हालांकि अभी साफ नहीं है कि आजम खां का अगला कदम क्या होगा, लेकिन ये तस्वीर बनती जरूर दिख रही है कि आजम खां और समाजवादी पार्टी का रिश्ता अब और आगे नहीं जाने वाला। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में कोई बदलाव देखने को आपको मिले, लेकिन ये वक्त आने पर। 3 तस्वीरों से समझिए उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या समीकरण बन रहे हैं। 22 अप्रैल से 25 अप्रैल की ये तस्वीरें इशारा है कि आजम खां किस ओर और क्या चाल चल रहे हैं। मतलब ये कि आजम खां को शिवपाल से मिलने में कोई हर्ज नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से मिल सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से मिलने में गुरेज है। और ये सब तब है जबकि अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि वो आजम के साथ है। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जमानत उनकी कराएंगे जो एक मामला। देखिए वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी। लेकिन बीते दिनों में घटे घटनाक्रम से साफ है
कि आजम खां अखिलेश के साथ नहीं है, क्योंकि पहले फसाद अली खान का बयान, फिर समाजवादी पार्टी में आजम पर घमासान और जेल के भीतर से बुना जा रहा है सियासी प्लान। संकेत साफ हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत करवट लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आचार्य प्रमोद कृष्णम की आज की मुलाकात से इतना तो साफ हो गया है कि आजम खां एसपी को बाय बाय बोल सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आजम खां फिर किसके साथ है, क्योंकि आजम से मिलने पहुंच रहा हर दल, हर नेता यही कह रहा है कि वो आजम के साथ हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आजम किसके साथ है? अब हम तो साथ हैं ही, आजम भाई के साथ हैं, आजम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जमानत उनकी कराएंगे जो एक मामला। देखिए, वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी। मैं आज उनसे मिला हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी बाहर आएंगे। भारत के अंदर न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका के आदेश के बाद वो बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो भारत की सियासत में परिवर्तन। अगर मेरा कोई साथी किसी कारण से कहीं है तो उसके दुख में शामिल होना चाहिए। गलत है या सही है, मैं न्यायपालिका की बात नहीं करता। और इसी बीच मौलाना शहाबुद्दीन ने आजम खां को पार्टी छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मुसीबत के वक्त में समाजवादी पार्टी ने आजम का साथ नहीं दिया और ऐसे में जब आजम जेल से बाहर निकले तो उन्हें भी एसपी छोड़ देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है मौलाना शहाबुद्दीन ने कि मुस्लिम समाज आजम खां के साथ खड़ा है। आज़म खां साहब को ये मशवरा देते हैं कि जब वो जेल से बाहर आ जाएं, हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं, और जब वो आ जाएं तो वो सबसे पहले समाजवादी पार्टी को खैराबाद कहते हैं। तो लाख टके की बात यह है कि आजम खां में सभी को वोट बैंक दिखाई दे रहा है और जिस तरह से घटनाक्रम घट रहा है उससे समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। और उधर उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। वहां पर कांग्रेस की टेंशन थोड़ी कम हुई है। दरअसल उत्तराखंड में चर्चा थी कि प्रीतम सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिस पर आज प्रीतम सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि साजिश करने वाले शिखंडी को आगे करके मेरी हत्या नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि वो अगर बीजेपी में जाएंगे तो छिप कर नहीं जाएंगे और जब जाएंगे तो खबर छिपेगी नहीं। सोमवार को ये कहकर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने अपना पक्ष रखा। प्रीतम सिंह ने कहा कि मेरे इस्तीफे की फर्जी खबर छापने वालों पर केस किया जाएगा। कांग्रेस ऑफिस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीतम सिंह ने कहा कि जो कहा जा रहा है वो साजिश है कि मैं इन तीनों ही पोर्टलों के खिलाफ FIR भी दर्ज करने जा रहा हूं और जो मेरी मानहानि हुई है उसके लिए अदालत में मैं मुकदमा भी मानहानि का दायर करने जा रहा हूं। और वह राजनीति में अगर मैं जाऊंगा तो कोई मैं छिप के जाऊंगा, ये चोरी छुपे जाऊंगा। एक अजीब विडंबना है, अजीब विडंबना है। मैंने कहा ना कि शिखंडी को आगे करके प्रीतम सिंह की हत्या नहीं की जा सकती। प्रीतम सिंह ने कहा कि कोई भी हाईकमान पर सवाल खड़े नहीं कर रहा है, पर गलत वो हैं जो हाईकमान तक गलत बात पहुंचाते हैं। कोई सीएम के लिए सीट छोड़ रहा है तो कोई बीजेपी में जा रहा है। इन सवालों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिन्होंने गलत बात की है उन पर एक्शन होगा। नहीं, हम हाईकमान में क्वेश्चन नहीं कर रहे। घर में अगर परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम होती है भाइयों में तो उसका समाधान घर का बड़ा करता है, सयाना करता है। वही बात प्रीतम सिंह जी ने भी कही है कि लोगों की बात सुनी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए उनकी बात सुन के फैसले भी हो रहे हैं, लेकिन जिन पे आरोप लगे हैं वो गलत है या नहीं है इस विषय में उन लोगों से चर्चा करी जानी चाहिए। यही तो मांग है। कांग्रेस में किस पर कार्रवाई होगी, कौन पार्टी छोड़कर जाएगा, कौन पार्टी को बर्बाद करना चाहता है। प्रदेश कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद ये सवाल इन दिनों आम है और यही अनसुलझे सवाल कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए बड़ी मुश्किल बनते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं योगी सरकार की, यानी कि योगी सरकार 2.0 की, जिसके 1 महीने का वक्त आज पूरा हुआ और इस दौरान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, कार्य योजना पर काम किया है, प्रेजेंटेशन भी हुए और दावे भी हुए।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक महीने में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से 100 दिन में 10,000 नौकरी का लक्ष्य रखा गया। पुलिस में 5,381 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। आंगनबाड़ी की बात की जाए तो 20,000 पद भरने का फैसला लिया गया। वहीं करप्शन और अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए गए, फैसले भी लिए गए। 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त की गई है या फिर जब्त की गई है। छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरण की शुरुआत भी हुई। पूर्वी पाकिस्तान से 63 हिंदू परिवारों का पुनर्वास हुआ। 6 महीने में 2.51 लाख यानी 2.5 लाख घर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया। और 100 दिन में 8,000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। 30 दिन में क्या बदला? जो 1 महीने का शानदार कार्यकाल है। क्या नहीं बदला? झूठे वादों की सरकार, महंगाई बेशुमार, बढ़ती महंगाई की मार, जनता करे हाहाकार। उपलब्धियों की फेहरिस्त है। लगभग 30 दिन के अंदर 2 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बढ़ चुके हैं। विपक्ष के सवाल है। इस 1 महीने में ऐसा संदेश गया है कि आने वाले दिनों में कानून का राज नहीं रहेगा। दूसरे लफ्जों में कहें तो 30 दिन के कार्यकाल पर सियासत 1.5 चाल है। हमारा 5 साल का टारगेट अगर 10 लाख करोड़ का है तो 1 साल में 2 लाख करोड़ होने चाहिए। 1 साल में 2 लाख करोड़ होने चाहिए तो 2 लाख करोड़ के लिए कम से कम 20 करोड़ का हमारा 18 करोड़ का टारगेट होना चाहिए मंथ वाइज कि कैसे हम इसको करें पूरा। सरकार और सरकार के मंत्रियों का दावा है कि पिछले 30 दिनों में विकास को रफ्तार देने के लिए तेजी से कदम उठाए गए, कार्य योजना बनाई गई है, अपराधियों, माफियाओं और भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई हुई है। मतलब सरकार जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। पिछले 1 महीने में कई निर्णय हुए हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 35-40 निर्णय सरकार ने लिए हैं। अपराध, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई भी हुई है और बहुत साफ संदेश है। एक दावा यह भी है कि संकल्प पत्र में जो वादे किए गए, सरकार उन्हें पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से काम शुरू किया है, मुझे लगता है कि 30 दिन की बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने अपने कार्य को नई रोड मैप पे ले जा करके गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी है। तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार के इन दावों पर विपक्ष के अपने सवाल हैं। तर्क है कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। 1 महीने में लगातार हत्याएं हो रही हैं। प्रयागराज में एक बार नहीं 2-2 बार एक परिवार की 5-5 लोगों की हत्याएं हो गई। यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। अस्पतालों की हालत बदहाल है। लेकिन इन सवालों से इतर देखें तो पिछले 30 दिनों में सरकार कार्य योजना पर कार्य करती दिखी। अलग अलग विभागों के प्रेजेंटेशन हुए, लिहाजा अभी से विकास के मुद्दे पर सवाल करना ठीक नहीं, क्योंकि कार्य योजना तैयार है। अब बारी उसे धरातल पर उतारने की, जिस पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बीच योगी के मंत्रियों का दावा है कि पिछले 30 दिनों में हर क्षेत्र में तेजी के साथ काम किया गया और वहीं 100 दिन का जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए हर विभाग एक्शन में है। मरीजों के साथ घर जैसा व्यवहार हो, मरीज को हमारे अस्पतालों में भगवान की तरह माना जाए। किसी भी मरीज के साथ कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे जच्चा बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उनको माँ के साथ कम से कम 48 घंटे अस्पताल में ही रखा जाए। और इसलिए रखा जाए कि 48 घंटे के अंदर जो नवजात शिशु है उसके जितने भी टीके लगने हैं, जितने भी वैक्सीनेशन होना है, उसे देने के बाद ही अस्पताल परिसर से उसे जाने के लिए कहा जाए। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही गरीबों को खाद्यान्न योजना हम लोगों ने 3 महीने के लिए मंत्रिपरिषद में तुरंत बढ़ाया गया, जिसमें 3,270 करोड़ का राजस्व भार सरकार के ऊपर आया। और लोगों की बढ़ती लापरवाही की वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है।
राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 210 नए मामले मिले हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1277 तक पहुंच चुकी है। चलिए बात गौतम बुद्ध नगर की कर लेते हैं। सबसे ज्यादा 656 एक्टिव केस इस वक्त गौतम बुद्ध नगर में ही है। बीते 24 घंटे में 120 नए केस दर्ज किए गए हैं। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो 273 एक्टिव केस यहां पर हैं। 49 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। लखनऊ में 70 एक्टिव केस हो गए हैं और 24 घंटे में 12 नए केस मिले। और यही वजह है कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी सख्ती खासकर मास्क को लेकर बढ़ा दी गई है। लखनऊ के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 2 छात्राओं की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए स्कूल को बंद कर दिया। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। प्रशासन के मुताबिक संक्रमित छात्राओं के परिवार के 2 लोग भी संक्रमित हैं। प्रशासन के मुताबिक मौजूदा वक्त में लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 70 तक पहुंच गई है। 70 एक्टिव केसेस हैं और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसी प्रकार से विद्यालयों के लिए जो सेट प्रोटोकॉल है, इसी के दृष्टिगत आज विद्यालय को सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके माध्यम से पूरा सैनिटाइज भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं तो उत्तराखंड में सरकार के एक फैसले ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल सरकार ने कोविड हॉस्पिटल को बंद करने का फैसला लिया। यह हॉस्पिटल डीआरडीओ की ओर से बनाए गए थे। थोड़ी सी राहत के बाद एक बार फिर कोरोना का खौफ सताने लगा है और इस सब के बीच सरकार ने हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कुमाऊं के इस सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल को बंद करने का फैसला लिया है और अधिकारी आने वाले चैलेंज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने लगे हैं। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी इस बीच को समाचार मिलने लग गए हैं कि कोविड केसों में वृद्धि हो रही है, तो उसको लेकर सबसे पहले तो वैक्सीनेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जिसमें जो बच्चों का वैक्सीनेशन होना है उसको पूरा कराया जाए। दरअसल डीआरडीओ ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन आने वाली कोरोना की संभावित लहर के बीच अस्थायी अस्पताल को बंद करने के फैसले से लोग चिंतित हैं। जो कोविड का हॉस्पिटल जो बना हुआ है, डीआरडीओ ने बनाया है, ये हॉस्पिटल बहुत पैसों का बना हुआ है। इसको सरकार को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से अभी कोविड के केस बढ़ रहे हैं इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। इस अस्थायी अस्पताल को बंद करने के फैसले से सुशीला तिवारी अस्पताल में दबाव बढ़ना तय है। जाहिर है अगर कोरोना के मामले बढ़े तो अस्पताल में दूसरी बीमारियों की ओपीडी प्रभावित होगी। ऐसे में लोगों की चिंता वाजिब है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है तो इधर हर बदलते दिन के साथ गर्मी का टॉर्चर भी बढ़ गया है। इसके साथ ही आग लगने की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कानपुर में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस कदर आग की वजह से तमाम जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। बागपत में कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वहीं कार में सवार 2 युवकों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।